गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आज मंदाकिनी जोशी की ओर से कहिए कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बिजी हो गए हैं। भाई बिजी तो हो भी क्यों ना, है ना। 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के स्कूल जो खुल गए हैं बच्चे भी खुश, माता पिता भी खुश। लेकिन हाँ, अब हमें सुबह सुबह उठकर फिर से अपनी रुकी हुई दिनचर्या को सेट करना होगा। बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखना होगा, बच्चों के नाश्ते का, बच्चों की ड्रेस का, बच्चों की सारी चीजों का हमें ख्याल रखना होगा। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसका भी हमें ध्यान रखना है कि बच्चे किस तरह से जाएंगे। बच्चे के नाश्ते का आपको पूरा ख्याल रखना है, पानी की बोतल का ध्यान रखना है, उसकी ड्रेस का ध्यान रखना है। जब वो लौटे तो उसकी सारी स्वच्छता का ध्यान रखना है कि आने के बाद वो हाथ पैर धोए, फिर से साफ सुथरे कपड़े पहने, और जो कपड़े उसने उतारे हैं उसे हमें धोकर फिर से सुखा देना है। यानी हम माता पिताओं का जो कार्य है वो बढ़ गया है, लेकिन बहुत जरूरी है ये बढ़ना भी, क्योंकि बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखना हमारा ही सबसे बड़ा धर्म है। और हम सभी जानते हैं कि शिक्षा हम सभी के लिए कितनी जरूरी है, खासतौर से हमारे बच्चों के लिए आज के इस दौर में। आप सभी जानते हैं श्रोताओं कि शिक्षा से हमें ज्ञान मिलता है, उचित आचरण का पता चलता है, तकनीकी दक्षता, सभी का मिला जुला रूप है हमारी ये शिक्षा। और ये शिक्षा एक संस्था के रूप में काम करती है जो व्यक्ति विशेष को समाज से जोड़ने में बहुत अहम भूमिका निभाती है और समाज की संस्कृति की निरंतरता को बनाए रखती है। जी हाँ, एक बच्चा जिसे आप पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा बनाते हैं, आप चाहते हैं आपका बच्चा होनहार निकले, खूब बड़ा हो, खूब नाम कमाए। एक बच्चा शिक्षा के द्वारा समाज के आधारभूत नियमों को, व्यवस्थाओं को, समाज के प्रतिमानों को और समाज में स्थापित मूल्यों को सीखता है जब वो शिक्षित होता है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखिए, उसे केवल किताबी कीड़ा मत बनाइए। व्यवहारिक ज्ञान भी देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका बच्चा समाज से तभी जुड़ पाता है जब उस समाज विशेष के इतिहास से वो अभिमुख होता है, उसे उसके बारे में पता होता है। इसलिए अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं, अपने बच्चों को व्यवहारिक बनाएं, अपने बच्चों को खेलने दें, अपने बच्चों को गाने दें, कूदने दें, मस्ती करने दें। लेकिन हाँ, बच्चों का संस्कार जो है उसका ध्यान रखें, उसे नैतिक शिक्षा दें, संस्कारवान बनाएं, उसे समझाएं कि शिक्षा क्या है, उसे समझाएं कि इंसानियत क्या है। अगर आपके बेटे हैं तो उन्हें ये समझाइए कि एक स्त्री की कीमत क्या है, उसकी बहन की इज्जत क्या है, किसी अन्य लड़के की इज्जत करना कितना जरूरी है। और अगर आपके घर में बिटिया है तो उसे पढ़ाइए, लिखाइए, खूब आगे बढ़ाइए, उसे समझाइए कि समाज में पढ़ लिख कर आगे बढ़ना बहुत जरूरी है और हिम्मत से जीवन को जीना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समाज में बहुत सारे समाज कंटक आस पास बिखरे हुए हैं। लेकिन एक लड़की को, अपनी बिटिया को इतना हिम्मत वाला बनाइए कि वो इन सभी का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ जाए, है ना। तो एक महत्वपूर्ण बात छोटी सी हमारी तरफ से आपके लिए, एक विशेष भेंट वार्ता आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। चूंकि विद्यालय खुल गए हैं, आपके बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक, तो हमने बातचीत की श्री सौरभ स्वामी से, जो कि निदेशक हैं माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के। विषय रखा हमने कि विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां पुनः प्रारंभ, आशाएं और संभावनाएं। ये बातचीत हम आपको सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में। इससे पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक हम लेना चाहेंगे। पुत्री है जन्म की हकदार, ना करें इन पर गर्भ में वार, बेटियों को जन्म लेने दें। गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण करना एवं करवाना कानूनी अपराध है। ऐसा करने पर 3 से 5 साल का कारावास एवं 10,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। भ्रूण लिंग परीक्षण संबंधी सूचना के लिए व्हाट्सएप करें 9799997795 पर। सूचना देने पर 2.5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। PCPNDT प्रकोष्ठ NHM IEC राजस्थान द्वारा जनहित में जारी। अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल,
आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें। ये चालक की जिम्मेदारी है। सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। यातायात नियमों का पालन करें। परिवहन विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। बच्चों को सर्दी के दिनों में विशेष देखरेख की जरूरत होती है। अगर बुखार, जुकाम, खांसी होने के बाद भी बच्चे को सांस लेने में कठिनाई हो, पसलियां अंदर की ओर धंस रही हो, बच्चे के नाखून, होंठ नीले पड़ रहे हो, तो बच्चे को निमोनिया हो सकता है। निमोनिया बच्चों के लिए घातक है। लापरवाही न करें, तुरंत राजकीय चिकित्सालय में उपचार कराएं। NHMIC राजस्थान द्वारा जनहित में जारी। पुत्री है जन्म की हकदार, ना करें इन पर गर्भ में वार। बेटियों को जन्म लेने दें। गर्भस्थ शिशु का लिंग परीक्षण करना एवं करवाना कानूनी अपराध है। ऐसा करने पर 3 से 5 साल का कारावास एवं 10,000 से 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। भ्रूण लिंग परीक्षण संबंधी सूचना के लिए व्हाट्सएप करें 9799997795 पर। सूचना देने पर 2.5 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। PCPNDT प्रकोष्ठ NHM IEC राजस्थान द्वारा जनहित में जारी। अंकल, हम आपको रोड क्रॉस करवा दें? अंधे हो क्या? अरे भैया, मुझे तो भगवान ने आंखें नहीं दी हैं, पर आप तो आंखें होते हुए भी अंधों जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? अंकल, आपको जेब्रा क्रॉसिंग नजर नहीं आई क्या? हमेशा गाड़ी चलाते समय जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें। ये चालक की जिम्मेदारी है। सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। यातायात नियमों का पालन करें। परिवहन विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। बच्चों को सर्दी के दिनों में विशेष देखरेख की जरूरत होती है। अगर बुखार, जुकाम, खांसी होने के बाद भी बच्चे को सांस लेने में कठिनाई हो, पसलियां अंदर की ओर धंस रही हो, बच्चे के नाखून, होंठ नीले पड़ रहे हो, तो बच्चे को निमोनिया हो सकता है। निमोनिया बच्चों के लिए घातक है। लापरवाही न करें, तुरंत राजकीय चिकित्सालय में उपचार कराएं। NHMIC राजस्थान द्वारा जनहित में जारी। जी, तो ये था एक कमर्शियल ब्रेक और मैं फिर से आ गई हूँ आपसे बात करने के लिए। तो हमने आपसे बात की कि स्कूल्स खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं और इसी बाबत एक महत्वपूर्ण बातचीत हमने की श्री सौरभ स्वामी, निदेशक माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान से। तो आइए सुनते हैं ये महत्वपूर्ण बातचीत। एक लंबी बातचीत है। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता और संयोजक हैं JP मीणा और तकनीकी सहयोग हमें मिला सुनील मित्तल का। तो आइए सुनते हैं श्री सौरभ स्वामी से की गई हमारी ये एक महत्वपूर्ण बातचीत। श्रोताओं नमस्कार। आम जिंदगी को प्रभावित करने वाले कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण जहां पूरा विश्व प्रभावित हुआ, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में भी हम प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। इस महामारी के चलते हुए स्कूल, कॉलेज समेत सभी शिक्षण संस्थान बंद रहे और अब राजस्थान में कोरोना के मामलों में लगातार आ रही कमी के बाद फिर से स्कूल और कॉलेज खुलने का फैसला लिया गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आज फोन लाइन पर बातचीत की श्री सौरभ स्वामी, निदेशक माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, राजस्थान में 10 महीने के लंबे अंतराल के बाद लगभग यानी कोरोना के मामलों में अब आ रही कमी के बाद 18 तारीख से स्कूल और कॉलेज खोलने का सरकार ने निर्णय लिया है। क्या कहेंगे आप? ये बहुत ही एक अच्छा निर्णय है, बहुत ही पॉजिटिव निर्णय है। कोरोना के क्योंकि केसेस आपने जैसे बताया कम हो रहे हैं जी। तो 9 से 12th के बच्चों को बुलाया गया है ताकि उनका एक तो साल बर्बाद ना हो और ताकि जो है जितना कम सिलेबस किया गया है उसके आधार पे उनके एग्जाम्स करवाए जा सके। पहली से 8वीं के बच्चों को अभी तक नहीं बुलाया गया है। उनके लिए जो शिक्षा विभाग का जो आओ घर से सीखे अभियान है वो निरंतर जारी रहेगा, जिसके अंदर व्हाट्सएप के माध्यम से भी उनको वीडियोस पहुंचाई जा रही हैं। इसके अलावा हमारे शिक्षक घर घर जाके
जो बच्चे कंप्यूटर से या लैपटॉप से नहीं जुड़े हुए हैं उनके पास बच्चे घर घर जाके और जो है उनको प्रत्येक एक हफ्ते में एक बार होमवर्क दिया जा रहा है और वो उस होमवर्क का पूरा मेंटेन किया जा रहा है। आशा और उम्मीद तो यही है कि जिस दिन खुलेंगे स्कूल, अगर इनके भी जल्दी से जल्दी खुल जाए, लेकिन अगर नहीं खुलते तो हम इन बच्चों को भी जो है इनका भी साल बर्बाद नहीं होने देना चाहते। एग्जाम करवाएंगे और इंटरनल के द्वारा भी इनको प्रमोट किया जाएगा। जी सर, बहुत ही खुशी की बात कि बच्चों के भविष्य के लिए बराबर चिंतित हैं आप। महोदय, कोरोना अभी पूरी तरह से तो गया नहीं है, ये बात हम सभी जानते हैं, तो जाहिर है जो माता पिता हैं अभी भी बच्चों को स्कूल भेजने में घबराएंगे, कतराएंगे, उनके मन में कई तरह की आशंकाएं हैं, तो आप उन्हें किस तरह से समझाएंगे या क्या उनकी परमिशन ली जाएगी? और जो टीचर्स हैं और बच्चे हैं जब वो स्कूल आएंगे तो उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए क्या हेल्थ प्रोटोकॉल अपनाए जाएंगे, स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा? हाँ जी। तो इस मामले के अंदर जो है 23 सितंबर से ही बच्चों को अपने डाउट क्लियरिंग के लिए बुलाना चालू करवा दिया गया था। तो वो उस समय पे भी पेरेंट्स का कंसेंट लेके आते थे। शिक्षा विभाग में आपको जानकारी देना चाहूंगा कि पूर्ण रूप से तैयार है कि किसी भी प्रकार की कोई भी जो कोरोना की बीमारी है इसको आगे ना बढ़ाए। इसके लिए जो है पेरेंट टीचर्स मीटिंग कराई गई है हमारे द्वारा 16 तारीख को, जिसमें पेरेंट्स को समझाया गया है कि किसी प्रकार का भय भी ना फैले इस चीज के लिए। अगर अपना बच्चा बीमार है, चाहे वो किसी भी कारण से है, आजकल फ्लू भी जैसे नॉर्मल कॉमन फ्लू भी हो जाता है, तो उनको आप 1-2 दिन के लिए घर पे रखें और जब वो ठीक हो जाए तभी उसको स्कूल में भेजें। स्कूल के अंदर हर प्रकार का हमने सैनिटाइजेशन भी करवाया गया है। उसके अलावा सैनिटाइजर, सोप सब उपलब्ध है, पीने के पानी की व्यवस्था उपलब्ध है। क्योंकि 9वीं से 12वीं के स्कूल हैं, इस वजह से मिड डे मील नहीं होगा तो वहाँ पे जो कॉन्टैक्ट होने के चांसेस थे वो भी पूर्ण रूप से अभी नहीं है वो। तो इस वजह से और यही इंस्ट्रक्शन यही बताया गया है कि अगर वो अपना लंच अलग से लेके आ सके या अपना पानी पीने के पानी की बोतल अपनी अलग से लेके आ सके तो वो प्रिकॉशन जो है वो एक मेंटेन रहेगा। हम अपनी तरफ से पहले भी तैयार थे, 27 सितंबर से तैयार हैं और आज भी हम उतने ही तैयार हैं और वही कॉन्फिडेंस आगे पहुंचाते हुए हमने 18 तारीख को हमारे प्रदेश में समस्त जिला कलेक्टर एवं RAS अधिकारी उन्होंने समस्त स्कूलों का विजिट किया है जितने जितने वो कर पाए और उस रिपोर्ट के अंदर भी सामने यही आया है कि बच्चों के अंदर पूर्ण रूप से उत्साह है। लगभग पहले दिन ठंड होने के बावजूद, पहला दिन होने के बावजूद लगभग स्कूलों के अंदर 65 से 70% की अटेंडेंस अमूमन हमें देखने को मिली है, जो कि कल और परसों और बढ़ गई होगी। तो ये काफी एक खुशी के संकेत हैं, पॉजिटिव संकेत हैं कि बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं और माँ बाप भी जो हैं वो भी पॉजिटिव हैं और उन्होंने शिक्षा विभाग के समस्त इन चीजों को सराहा है और इनको जो है कॉन्फिडेंस जो हमने दिया उनको उन्होंने हाथ जोड़ के स्वीकारा है। जी, बहुत खुशी की बात। सर, बच्चे भी परेशान हो गए हैं, लगभग 10 से 11 माह वो घर के अंदर रहे हैं, उनके सारे एक्टिविटीज खत्म हो गई हैं, पढ़ाई खत्म हो गई है, तो बच्चे भी निसंदेह उत्साही होंगे स्कूल आने के लिए। हाँ जी, बिल्कुल। जी सर, समाचार पत्रों से भी हमें पता चला था कि आपने 3 जिलों के स्कूलों का मुआयना किया है, तो क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप, क्या लगा आपको? नहीं, वहाँ पे सेम जैसा कि मैंने बताया कि समस्त लोग, सारे IAS, सारे RAS लोग गए थे स्कूल्स के अंदर। मैंने भी 3 जगह पे विजिट किया और वहाँ पे यही पाया कि लगभग 60 से 70% के करीब बच्चे आए थे और जहाँ पे भी मैंने पूछा कि बच्चों से कि बेटा आप आना चाहते थे या फिर नहीं आना चाहते, तो सबने हाथ उठा के एक ही बात कही कि सर हम तो बहुत पहले से आना चाहते थे, आपने खोला और जो है हमारी पढ़ाई करवाई, इस चीज के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद और हम पढ़ना चाहते हैं। घर पे रह के हमारे पास कोई काम नहीं था, हम बोर हो गए थे, तो वो जो एक खुशी का संकेत उनके में भी था और एक उत्साह था कि वो पढ़ के और अपना क्लियर करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। सर, राज्य सरकार ने जो SOP निकाली है उसमें विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां पुनः आरंभ किए जाने के संबंध में क्या क्या दिशा और निर्देश दिए गए हैं सर? उसमें शैक्षणिक गतिविधियों के आधार पर यह बताया गया है कि एक तो हमारे द्वारा सिलेबस को कम किया गया है, लगभग 70% सिलेबस कर दिया गया है। उसके आधार पे नवीन सिलेबस जो है वो प्रत्येक स्कूल में दे दिया गया है। इसके अलावा हमने कुछ चेंजेस मॉडल, मतलब अपने जो एग्जाम पैटर्न होगा उसमें भी किए गए हैं। लॉन्ग आंसर्स की जगह हमने कुछ शॉर्ट आंसर किए हैं और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इंट्रोड्यूस किया गया है। उसके लिए हमने नवीन मॉडल टेस्ट पेपर भी बनाए हैं जो कि हमने 6ठी से 12वीं क्लास के ऑलरेडी बना के अपलोड भी कर दिए हैं। तो उनको डाउनलोड करेगा टीचर और उनको भी करवाना
सुनिश्चित करेगा क्लास के अंदर, ताकि बच्चों को पता चले कि इस प्रकार से अभी प्रश्न आएंगे। तो उससे बच्चों के लिए भी थोड़ी आसानी होगी कि, और साथ ही साथ ये भी नहीं होगा कि जो है उनका साल बर्बाद हो। साथ ही जो कम सिलेबस है, तो मोस्टली जो जब से मैंने आपको जैसे बताया कि 23 सितंबर से वो लोग पढ़ ही रहे थे, वैसे भी विचार विमर्श करने के लिए जब आते थे तो लगभग 30 से 40% सिलेबस उन बच्चों ने ऑफलाइन बैठे बैठे ही पूरा कर लिया था। तो सबने यही मेरे को आश्वासन दिया कि उनका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा टाइम से और वो पेपर्स के लिए तैयार हो जाएंगे। जी सर, ये बात भी है एसओपी के मुताबिक कि पहले 3 सप्ताह तक बच्चों का टेस्ट नहीं लिया जाएगा और स्कूल शिक्षण संस्थान के साथ साथ ऑनलाइन टीचिंग भी जारी रहेगी। हाँ जी, बिल्कुल ऑनलाइन टीचिंग जारी रहेगी और वो उसके हिसाब से हमारे जो स्माइल के कार्यक्रम है वो अभी भी चल रहा है। पहली से 8वीं का जो स्माइल का कार्यक्रम और आओ घर से सीखे कार्यक्रम जो कि पहली से 8वीं कक्षा के लिए, वो अभी भी जारी है। मेरे प्राइमरी के टीचर्स अभी भी फील्ड में जा रहे हैं। और इनके लिए जो एग्जाम की बात है, तो एग्जाम तो इनके जो बोर्ड के एग्जाम्स होंगे वो ही होंगे, वो मई 15 के बाद होने की संभावना है, जैसा कि एसओपी में बताया भी गया है। जी सर। महोदय, इतने दिन शिक्षण संस्थान बंद रहे, लेकिन आपके द्वारा, खास आपके द्वारा हम बात कर रहे हैं सौरभ स्वामी की, ई कक्षा के जरिए शिक्षा घर घर पहुंचाई गई। तो इसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं सर। लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या है ये ई कक्षा और किस तरह से ये कक्षाएं संचालित हुई। ई कक्षा जो है एक मेरा एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, जिसके अंदर अभी तक मैंने देखा था कि डिजिटल जो वीडियोस होती हैं उसमें हमारे द्वारा जो क्लास वाइज चैप्टर वाइज सिलेबस है वो कहीं पे भी एक सार में उपलब्ध नहीं था। कुछ 1-2 सब्जेक्ट या 1-2 टॉपिक के ऊपर मेरे को अलग अलग इधर उधर की वीडियोस थी मेरे पास। तो उन चीज को ठीक करने के लिए हमारे द्वारा एक MOU किया गया और हमने एक टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान को चूज किया। हमने जयपुर के अंदर लगभग 5 से 7 स्टूडियोज डेवलप करवाए। उसके बाद फिर मैंने लगभग 1000 से 1500 टीचर्स के इंटरव्यू लिए, जिसके अंदर वो देखा गया कि वो कैसा बोलते हैं। उनकी 10-15 दिन की ट्रेनिंग करवाई गई, अभी भी वो ट्रेनिंग जारी है जैसे जैसे टीचर्स आते जाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने पूरा कंटेंट पढ़ा, उस चीज को उन्होंने डिजिटलाइज किया और फिर एक एक चैप्टर वाइज हमने वीडियोस बनाए। आज के समय पे मैं खुशी की बात ये कहना चाहूंगा कि लगभग हमारे 3,500 से 4,000 वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं फ्री में हर किसी बच्चे के लिए कि वो देख सकता है। और निरंतर आगे और ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं। इनकी क्वालिटी जो है वो किसी भी प्राइवेट संस्थान या कोई भी प्राइवेट कोचिंग से बहुत ज्यादा अच्छी है। और इनफैक्ट हमने इसके अंदर जो हमारे 3rd लैंग्वेज के वीडियोस हैं जो कि उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, उनके भी वीडियोस इसके अंदर उपलब्ध हैं जो कि कहीं पे भी नहीं मिलते हैं। तो इसका ये फायदा होगा सबसे पहले तो कि अगर किसी बच्चे को कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वो घर पे आके यूट्यूब के ऊपर उस टॉपिक को देख सकता है। साथ ही साथ अगर कोई चैप्टर के अंदर जो प्रश्न उत्तर अगर उसको समझ में नहीं आ रहे हैं तो प्रश्न उत्तर के लिए भी अलग से वीडियोस जो उसके अंदर दिए गए हैं, जिसके अंदर प्रश्न उत्तर को भी सॉल्व करवाया जाता है और बताया जाता है कि अगर इस प्रकार के कोई प्रश्न आए तो उनको कैसे सॉल्व करवाया जाए। और ये सब क्रमानुसार है, मतलब 6th क्लास की इंग्लिश की तो पूरी इंग्लिश के सारे वीडियोस आ जाएंगे, फिर हिंदी के सारे आ जाएंगे। तो किसी भी बच्चे के लिए मुश्किल नहीं है कि कौन सा वीडियो मेरे को कब देखना है और कैसे देखना है। साथ ही साथ जब मेरे स्कूल खुलेंगे तो उसके अंदर भी मेरे पास लगभग 10,000 स्कूलों के अंदर मेरे पास स्मार्ट टीवीज उपलब्ध हैं। तो अगर मान लीजिए कि कोई टीचर एब्सेंट है, कोई लेक्चरर नहीं आया हुआ, कोई मैटरनिटी लीव पे है या फिर कोई वैकेंसी ही है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी उन बच्चों को उस चीज का खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। प्रिंसिपल को निर्देश दिए गए हैं कि वो सारे उस समय पे उन टीवी के ऊपर वो ई कक्षा के उससे उस सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो चला के और उनका सिलेबस कंप्लीट करवा सकते हैं। तो ये ब्लेंडेड लर्निंग जो कि आगे फ्यूचर में होगी उसके भी काम आएगा। और एट प्रेजेंट अगर कोरोना की तरह अगर कोई और महामारी आ जाती है तो भी हमारे बच्चों की एजुकेशन उसको रुकने नहीं दिया जाएगा। बहुत खूब सर, बहुत अच्छा लगा ये जानकारी पाकर। लेकिन सर, ये जो आपने जानकारी यूट्यूब की दी है, बच्चों को, आम बच्चों को ये जानकारी है कि यूट्यूब पर इस तरह के वीडियोस अपलोड किए गए हैं? बिल्कुल, इसके अंदर 15 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। हमारे द्वारा जो स्माइल कार्यक्रम चलाया जा रहा है
उसके अंदर हमने बच्चों के माँ बाप को व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा है। आज के समय पे लगभग 22 लाख हमारे अभिभावक वो उन ग्रुप से जुड़े हुए हैं पूरे प्रदेश में। अगर मैं एक अभिभावक के इससे 2 बच्चे मानता हूँ तो लगभग 45 लाख बच्चे हम देखते हैं कि वो लगभग जुड़े हुए हैं इस चीज से, जिनके पास रेगुलर में हर रोज ये वीडियोस जो हैं चैप्टर वाइज ये जा रही हैं टॉपिक के साथ। तो और उन्हीं के आधार के ऊपर उनको होमवर्क दिया जा रहा है। और जितना हम देख पा रहे हैं यूट्यूब चैनल के वॉच टाइम से, तो उसके अंदर काफी अच्छा उत्साह देखने को आ रहा है कि लगभग जो कंप्लीट कर रहे हैं वीडियो, तो लगभग 10 लाख के बच्चे करीब जो है उन वीडियोस को पूरा देखते हैं। इस प्रकार से हमारे पास अभी तक अनुभव आया है, जो कि अपने आप में एक शुरुआती दौर है, लेकिन काफी अच्छा रिस्पॉन्स है बच्चों की तरफ से। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। और सर मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आकाशवाणी भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा अपनी अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। ज्ञान, मनोरंजन और शिक्षा की जब बात आती है तो आकाशवाणी का स्थान नंबर 1 पर होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमिर चैनल से शिक्षा वाणी एक कार्यक्रम रिले किया जाता है जो पूरे राजस्थान में प्रसारित होता है। ये एक प्रायोजित कार्यक्रम है, आप भी इस कार्यक्रम के बारे में जानते हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या शिक्षा वाणी कार्यक्रम भी आम बच्चों तक पहुँच पा रहा है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे अच्छे पाठों का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल, RSCRT उदयपुर के द्वारा जो है शिक्षा वाणी कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। इसके अंदर जो है हमारे द्वारा व्यापक इसका प्रचार प्रसार करवाया गया है कि अगर किसी बच्चे के पास कोई मोबाइल या फिर कुछ का साधन ना हो, वो भी पढ़ाई से ना छूटे। और उसके लिए अगर उसके घर में एक रेडियो है, एक FM है, जो कि काफी घरों के अंदर, गाँव के अंदर स्पेशली आज के समय पे भी अवेलेबल है, और जो आपके श्रोता हैं वो इनसे जुड़े हुए हैं, तो उनके द्वारा भी कम से कम कि बच्चों को कुछ ना कुछ पढ़ाई का या कुछ ना कुछ एक मोटिवेशन का साधन मिलता रहे, ताकि उनका पढ़ाई से टच ना छूटे। तो उस चीज के लिए आकाशवाणी और जो हमारा शिक्षा वाणी कार्यक्रम है वो भी उतना ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, ताकि बच्चों को एक स्कूल की जो आदत है, जो कि इतने सालों से द्वारा हमने लगाई है, वो आदत ना छूट जाए। तो उस चीज के लिए काफी लाभदायक है ये शिक्षा वाणी का। बिल्कुल सर, बहुत रोचक तरीके से इसको पेश किया जाता है और मीना की कहानी के जरिए बच्चे बड़ा अच्छा महसूस करते होंगे। हम भी कई बार जब सुनते हैं तो अच्छा लगता है। बिल्कुल मैडम। सर, ये स्कूल जब अब खुल गई हैं तो किस तरह से नियमित रूप से पढ़ाई आरंभ हो पाएगी, किस तरह से आपने आगे का निर्णय लिया है सर? इसमें 9वीं से 12वीं क्लास के लिए पढ़ाई जो है हमने ऐसे प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, जिसके अंदर आप अगर रूम जो है आपके पास जो 4 सबसे बड़े रूम है, क्योंकि बाकी स्कूल की तो कोई क्लासेस आ नहीं रही हैं, तो वहाँ पे समस्त बच्चों को बुलाएं, उनको बिठाएं। जितने भी बच्चों के पास कंसेंट है माँ बाप का, वो आके वो बैठ सकते हैं और वो पढ़ाई कर सकते हैं। उनके अंदर समान रूप से दूरी बनाई जाए इस प्रकार से, और प्रत्येक बच्चा मास्क जरूर पहने। इस चीज का जो है खास रूप से ध्यान रखा गया है। और केवल बच्चे के साथ साथ जो टीचर भी हैं, जो कि पढ़ा नहीं रहा है, उनके अलावा जो बाकी टीचर्स हैं, उनको भी यही कहा गया है कि आप भी मास्क पहनना जारी रखें, ताकि इसको एक आदत बना सके, क्योंकि कोरोना को अब अपनी जिंदगी के अंदर एक आदत की तरह लेके अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उस चीज की आदत भी स्कूलों के अंदर डाली जा रही है। जी सर, आप निदेशक हैं माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान से। बच्चों को, उनके माता पिता को, शिक्षक को, शिक्षक संस्थानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी तरफ से सबसे पहले तो मेरे शिक्षक जनों के लिए यही संदेश है कि आपके द्वारा जो कोरोना काल के अंदर बहुत अच्छा काम किया गया है, और मेरी आशा और उम्मीद है, और जो अभी भी जो किया जा रहा है आओ घर से सीखे अभियान के तहत, जिसके अंदर हमारे आप सब लोग घर घर जा रहे हैं और बच्चों के अंदर शिक्षा की जोत जला रहे हैं, इसको ऐसे ही आगे कंटिन्यू रखेंगे, यही मेरी आशा और उम्मीद है। और जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं और जो माँ बाप उनको स्कूल में भेज रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मेरी तरफ से यही प्रार्थना है कि आप ज्यादा से ज्यादा भेजें, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट, वो ड्रॉप आउट उनको ना कराएं। और हमारा पूरा आश्वासन है कि उनको जो है अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छी से अच्छी पढ़ाई मिलेगी, और वो इस आने वाले इस एग्जाम में और जिंदगी के एग्जाम में भी उत्तीर्ण होंगे। जी, बालिका शिक्षा को महत्व देना बहुत जरूरी है। इस बात को आपने सभी माता पिता से प्रार्थना की है, और मुझे उम्मीद है इस प्रार्थना को जरूर माता पिता स्वीकार करेंगे, समझेंगे। सौरभ स्वामी जी, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, अपना अमूल्य समय हमें दिया है, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रोताओं, हमने बात की श्री सौरभ स्वामी, निदेशक माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान से, और उम्मीद है इस बातचीत से आप सभी माता पिता अपने बच्चों को निडरता और सतर्कता के साथ स्कूल भेजेंगे और अपनी बेटियों को, जैसा कि निदेशक महोदय ने आपसे अपील की है कि अपनी बेटियों को जरूर स्कूल भेजें और उन्हें पूरी उचित शिक्षा दिलवाएं। इसी उम्मीद के साथ मैं मंदाकिनी जोशी चाहती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। जी, तो अभी आप सुन रहे थे ये महत्वपूर्ण बातचीत, विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां, पुनः प्रारंभ, आशाएं और संभावनाएं। हमने बातचीत की श्री सौरभ स्वामी से, निदेशक माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता और संयोजक थे जेपी मीणा। तकनीकी सहयोग हमें मिला सुनील मित्तल का। हमें उम्मीद है ये लंबी बातचीत आपको पसंद आई होगी।